अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वीक 15 में लेक्चर 29 और 30 के साथ हैं और आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे पास हैं इंट्रोडक्शन टू सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इससे पहले वीक 14 में हम लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड के मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को देखा था। अगर आपको याद हो तो आपको शायद बताया गया था पिछले वीक भी, इस वीक भी मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट आपके पास सिंप्लेक्स मेथड जो है वो सिर्फ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जब हमें सिंप्लेक्स मेथड की मिनिमाइजेशन परफॉर्म करनी होती है तो हम सबसे पहले अपने जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं उनको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, और उसके बाद जो हमारा आंसर आता है हम आंसर का जो मैक्सिमाइजेशन का आंसर होता है उसको दोबारा रिवर्सल करते हैं और उसको मिनिमाइजेशन का आंसर वहां से देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का अगर हम मैथमेटिकल वे में उसको बोलें तो हम मुझसे ये कहते हैं कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का पहले डुअल फाइंड आउट किया जाता है और डुअल फाइंड आउट करके हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का पहले मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। देन आपके पास उस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और उसके बाद आपके पास जो आंसर आता है उसका अगेन रिवर्स डुअल लेकर हम अपने ओरिजिनल मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का आंसर देख पाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा होता है। आइए लेक्चर की जानब चलते हैं। जब भी आपके पास सिंप्लेक्स मेथड का मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा होगा कि आपको गिवन कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा लाइक w इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस अप टू सो ऑन cnxn, जिनको हमने मिनिमाइज करना होगा और आपके पास इसके साथ जो इसके कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे वो सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी में होंगे। आपके पास जब हमारे पास जब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हुआ करते थे तो उस सूरत में हम लोग जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कॉन्स्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू के सिंबल में होती थी। याद रखें कि जब भी आपके पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा तो उस सूरत में ये इनइक्वालिटीज जो है वो लेस देन और इक्वल टू के फैशन में होंगी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आपके पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा तो यही इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन और इक्वल टू के फैशन में होंगी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आए चलते हैं सबसे पहले आपके पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की जानिब। हमारे पास यहां पे एग्जांपल 1 में जो गिवन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो है आपके पास फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ w which is equivalent to 0.12x1 प्लस 0.15x2। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट 60x1 plus 60x2 greater or equal to 300, 12x1 plus 6x2 greater or equal to 36, 10x1 plus 30x2 greater or equal to 90। अब आप गौर से देख लें इस वक्त ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास और अपने कॉन्स्ट्रेंट्स को। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू के फॉर्म में है, जबकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी मिनिमाइजेशन होगी तो अब कॉन्स्ट्रेंट सारे के सारे ग्रेटर इक्वल टू के फैशन में होंगे और साथ के साथ इसके साथ जो एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रेंट है मींस x1 और x2 दोनों ग्रेटर इक्वल टू 0 होंगे। तो सबसे पहले हमें इस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को इसके इक्वलेंट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा जिसे हम कहते हैं टू फाइंड द डुअल ऑफ दिस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले इसके कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करते हैं।
तो इसकी पहली रो बनती है 60x1 प्लस 60x2 इज इक्वल टू 300 ग्रेटर इक्वल टू 300। तो 60, 60 और 300 हमने लिखा मैट्रिक्स की पहली रो। दूसरी रो 12, 6, 36, 12, 6 और 36। तीसरी रो 10, 30 और 90। तीसरी रो 10, 30 और 90। और उसके बाद आप लोग करते ये हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है आपका, आप इसको ले लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 की वैल्यू क्या है 0.12, x2 की वैल्यू 0.15 और आपके पास कांस्टेंट वैल्यू यहां पे नहीं है। अगर कांस्टेंट वैल्यू होती तो वो यहां पे आ जाती। तो इस वक्त आपके पास कांस्टेंट यहां पे क्या है 0। अब आप इस मैट्रिक्स की पार्टीशन करेंगे। मैट्रिक्स की पार्टीशन की। अब इस पार्टीशन को अगर गौर से देखें तो इस वक्त आपके पास ये पोर्शन जो है ये आपके कॉन्स्टेंट्स की लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पोर्शन कॉन्स्टेंट की राइट साइड जो कि बी है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये पोर्शन लास्ट वाली रो का ये पोर्शन आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉन्स्टेंट्स को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स को। और ये पोर्शन आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पाया जाने वाला अगर कोई कांस्टेंट है उसको शो कर रहा है। अब आप क्या करेंगे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज लिया, रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देंगे। जब रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में कन्वर्ट किया तो पहला कॉलम बना 60, 60, 300, 60, 60, 300, 12, 6, 36, 12, 6, 36। तीसरा आपके पास रो 10, 30, 90, 10, 30, 90 और फोर्थ रो बनी 0.12, 0.15, 0, 0.12, 0.15 और 0। ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब जैसे कि आपके पास ये वाला पोर्शन जो था ये रिप्रेजेंट किया करता था आपके कॉन्स्टेंट्स की लेफ्ट हैंड साइड को, इसी तरह पार्टीशन इसकी भी कर दें कि लास्ट कॉलम और लास्ट रो अलहदा हो जाए। तो अब आपके पास ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर का जो पोर्शन बन रहा है ये आपके कॉन्स्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स को शो करेगा। तो अब आपका जो कॉन्स्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स वो बन रहे हैं वो 60, 12 और 10। लेकिन अब आप अगर गौर से देखें इधर तो सिर्फ x1 और x2 हुआ करते थे। यहां पे आपके पास कॉन्स्टेंट्स में 3 कॉलम बन रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब आपके पास वेरिएबल x1 और x2 काम नहीं आएंगे, आपके वेरिएबल्स यहां पे तब्दील हो जाएंगे जब हम इसका डुअल लेते हैं। तो हम इसको लेट्स सपोज कह देते हैं ये y1 का कॉलम है, ये y2 का और ये y3 का। ठीक हो गया। अब आपके पास ये कॉन्स्टेंट्स की लेफ्ट हैंड साइड, ये कॉन्स्टेंट्स की राइट हैंड साइड। अब ये बनेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम भी तब्दील हो जाएगा। तो इसका डुअल जो है वो इसको देख के लिखा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या बनेगा, ये देखें इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। पहले मिनिमाइजेशन थी, अब इसका डुअल जो होगा वो मैक्सिमाइजेशन होगी। वो बनेगा आपके पास, मैंने पहले वो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था वो w था जो कि मिनिमाइजेशन थी। हमने इसका डुअल जो था उसका नाम हमने रख दिया लेट्स सपोज z इज इक्वल टू 300y1 प्लस 36y2 प्लस 90y3। ये देखें ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम रख दिया z। अब इसको हमने करना है मैक्सिमाइज। अब ये z जो है ये डुअल है किसका, इस w का। तो अब हम देखेंगे इसके कॉन्स्टेंट्स 60y1 प्लस 12y2 प्लस 10y3। अब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू के फैशन में होता है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लेस देन और इक्वल टू 0.12। ये देखें आपके पास
60y1 plus 12y2 plus 10y3 is less than or equal to 0.12. पहली रो, सेकेंड रो, 60y1 plus 6y2 plus 30y3 is less than or equal to 0.15. ये आपके पास सेकेंड कॉन्स्टेंट्स, और जनरल आपके पास ग्लोबल कॉन्स्टेंट y1, y2 और y3 ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगे। अब आप इस प्रॉब्लम को, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को अब आप लोग सॉल्व करेंगे। अब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीकाकार आप लोगों को पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और इसको टेबुलर फॉर्म में शो करेंगे। स्लैक वेरिएबल को शो करने के लिए आपको पता है ये चीज कि इसको टेबुलर फॉर्म में शो करेंगे y1, y2, y3, y1, y2, y3, पहले इक्वेशन का स्लैक वेरिएबल s1 और दूसरी इक्वेशन का स्लैक वेरिएबल s2 और राइट साइड b, और उसके बाद बेसिक वेरिएबल्स जो कि आपके पास इन इक्वेशंस का लोड जो है वो कैरी कर रहे होंगे। तो ये आपके पास है। अब आपके पास बिल्कुल जिस तरह से मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे, अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इस टेबल से ऑनवर्ड अब हम जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग जो है वो इसको गौर से देखें कि हमने कैसे जो है वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।